देखिए बेटा, कल मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। ठीक है बेटा, आज पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते समय जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन किस पे बेस्ड है बेटा? पर्सन्स पे। और जो पर्सन हैं वो कितने पर्सन थे? तीन पर्सन थे ना। तो रूल्स फॉर यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन के उपयोग के लिए कुछ नियम आपको मैं लिखवा रहा हूँ। जब भी आपका पर्सनल प्रोनाउन इस तरीके से यूज है तो इन नियमों का ध्यान रखकर ही आपको यूज करना है। ठीक है, पहला नियम है, जब पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन मीन्स पुरुष, पर्सन का मतलब हो बेटा पुरुष, तीनों पर्सन एक वचन में हों और एक ही वाक्य में एक ही वर्ब के साथ तो कर्म 3, 2, 1 मतलब थर्ड पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन उसके बाद में आएगा, 2, 3, 1। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि मैं, तुम और वह। मैं, तुम और वह अध्यापक हैं। मैं, तुम और वह अध्यापक हैं। अब इसमें देखो तीनों पर्सन यूज आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। लेकिन इंग्लिश में जब इनको लिखना है हमें तो 2, 3, 1 का सीक्वेंस या क्रम जो है हमारा, उस क्रम के आधार पर इनको रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? यू, ठीक है, कोमा, थर्ड पर्सन कौन सा होगा? ही, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये है, यू, ही एंड आई। आ गया क्रम हमारा। मतलब नियम ये है कि इस नियम को हमें ध्यान रखना है। भाई मैंने ये बात कही है, तुम किसी एक व्यक्ति से, वह भी एक व्यक्ति और मैं भी एक व्यक्ति, सिंगुलर हो गए ना। तो सिंगुलर होने की कंडीशन में हमारा क्रम ये रहेगा। अगर मान लीजिए प्लूरल होता, आप, वे और हम सभी अध्यापक हैं, है ना, तो उसके लिए क्रम दूसरा होगा। उसका नियम मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी तो ये देखा जाए तो कौन सा क्रम है बेटा? सिंगुलर वाला क्रम है, वर्ब एक ही यूज आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर टीचर्स। ठीक है, जैसे मैं लिखूं तुम और वह पागल हो, या मूर्ख हो। इसमें तीनों नहीं आए, इसमें दो यूज में आ रहे हैं।
आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ पर देखा जाए तो सिंगुलर में है। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, सॉरी 2 3 1 है ना, तो यू एंड ही, ओहो हिंदी में लिख रहा हूँ क्या, यू एंड ही हो गया। कौन सा क्रम हुआ बेटा हमारा, सेकंड और थर्ड। आर फुलिश, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल बताता हूँ। मैं और आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैं और आप क्या है बेटा, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब क्या करें हम, क्या करें, दोनों ही सिंगुलर में हैं, तो यू सेकंड पर्सन एंड आई। कहने का मतलब तीनों पर्सन में एक से अधिक पर्सन यदि यूज आ रहा है, चाहे तीनों आ जाए चाहे दो आ जाए, चाहे तीनों आ जाए चाहे दो आ जाए, लेकिन दोनों में भाव ये हो कि हम एक वचन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, एक वचन के लिए बात कर रहे हैं। एक वचन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा क्रम क्या होगा बेटा, 2 3 1 231। यू एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से एक नियम हमारा ये हुआ। अब बात करेंगे हम दूसरे नियम की। तो देखिए बेटा, अब इसका दूसरा नियम मैं आपको बताता हूं। जब पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन एक वचन में ना होकर किस में हो बेटा, बहुवचन में हो। किस में हो, बहुवचन में। जब पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन, पहला नियम क्या था, जब पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन किस में हो, एक वचन में थे वहाँ, अब किस में होंगे, बहुवचन में। बहुवचन में हो और एक ही वाक्य में एक ही वर्ब के साथ में हो या प्रयोग किए गए हों, तो क्रम हमारा होगा 1 2 3। वैसे आप लोग इसे शॉर्ट में याद रख सकते हो। क्या बेटा, एक नियम पहला वाला है ना, उसको याद रखो, बाकी के सारे नियम 1 2 3 से ही है ना। एक ही नियम है कि जब तीनों पर्सन एक वचन में हो तो हमको क्रम रखना है 231 2 3 1 2 3 1। ना तो पीछे से ही चलना है ना आगे से नंबर लेना है। लेना कहाँ से, बीच में से। बीच में से पहले पीछे जाएंगे फिर वापस आएंगे। 2 3 1, ठीक है, वो क्रम रखना है। बाकी सब में 1 2 3 ही होगा, चाहे फिर कोई सा भी नियम हो, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है कि सेंटेंस में जब एक वचन में तीनों पर्सन हो तो आपको क्रम 2 3 1 रखना है, अन्यथा कौन सा रख दोगे, 1 2 3। आगे बात समझ में, लिखवा देता हूँ इसको भी। ये अपना दूसरा नियम है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे। हम, तुम, और वे विद्यालय जाते हैं। ये सिंपल सा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम, तुम और वे विद्यालय जाते हैं। तो इसका क्रम कौन सा है, इसमें तो देखना ही नहीं है। 1 2 3 है। 1 पे कौन है, वी। सेकंड पर्सन कौन सा होगा, यू। एंड थर्ड पर्सन कौन सा होगा, वे, तो दे। अब आगे जो सेंटेंस है वो अपना टेंस के नियम के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो टेंस अभी हमने पढ़े नहीं है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे, लेकिन क्रम तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। वी, यू एंड दे गो टू स्कूल।
वे, तुम और हम इसे जानते हैं। वे, तुम और हम इसे जानते हैं। ये मैंने लिखा। क्या लिखेंगे बेटा? दे लिख दूं क्या? मेरे हिसाब से दे लिखा जाएगा तो थर्ड पर्सन हो गया, तो क्रम कौन सा हो जाएगा फिर? 3 से स्टार्ट होगा। 3 से स्टार्ट होने वाला तो कोई क्रम है ही नहीं, या तो 2 से स्टार्ट होगा या तो 1 से स्टार्ट होगा। फिर अब इसमें हम देख रहे हैं कि वे भी बहुवचन है, हम भी बहुवचन है। हमने आप लोगों को कल चार्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग वे भी बहुवचन है और तुम, हम भी बहुवचन है तो तुम भी बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? वी, यू एंड दे। वे, यू एंड दे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नो इट। इस तरीके से हमारा ये नियम है। वैसे इसके और भी नियम हैं, पर मैंने आपको एक बात शॉर्ट में ही बता दी है कि बाकी सब में क्रम कौन सा रहेगा, 1 2 3 का रहेगा। केवल एक ही नियम आपको ध्यान रखना है, स्पेशल रूप से केवल एक नियम आपको ध्यान रखना है, और वो कौन सा है बेटा? एक वचन के रूप में यदि पर्सन होते हैं और एक से अधिक प्रोनाउन के पर्सन का उपयोग हो रहा है तो हमें क्रम रखना है कौन सा बेटा? 2 3 1। अब उसमें मान लीजिए दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया है तो क्रम कौन सा होगा? पहले सेकंड ही आएगा फिर 1, है ना? 3 नहीं आया तो मत लिखो। और अगर मान लीजिए दूसरा और तीसरा पर्सन आया तो 2 3 का क्रम हो जाएगा, है ना? और तीसरा और पहला पर्सन आया तो 3 1 का क्रम हो जाएगा। कहने का मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, अपन ने उसमें क्रम बताया था। यहाँ तक ये नियम हो गया। अब मैं आपको पहले नियम को और क्लियर कर देता हूँ। हमारा 2 3 1 ये हमारा क्रम था। कब बेटा? एक वचन होने पर। कब बेटा? एक वचन होने पर। एक वचन जब है तो हमारा क्रम पर्सन्स का रहेगा 2 3 1। अब मान लीजिए इसमें से आ गया ये और ये और ये, मतलब आई आ गया और यू आ गया, तो हम कौन सा क्रम रखेंगे बेटा? 2 1 का क्रम रखेंगे, क्योंकि क्रम तो इधर से ही चलना है ना? अगर मान लीजिए ही और आई आ गया, ये वाला और ये वाला आ गया सपोज दैट, तो हम कौन सा क्रम रखेंगे बेटा? 3 1 का हो जाएगा। चलना तो इधर से, ये बाई तरफ से। अगर मान लीजिए बेटा सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ गया, जैसे यू आ गया और आई आ गया, तो हमें कौन सा क्रम रखना है बेटा? 2 1 का, है ना? और अगर मान लीजिए ये वाला और ये वाला आ गया, यू आ गया और ही आ गया, तो हम कौन सा रखेंगे बेटा? 2 3 का। ठीक है, तो क्रम आपको समझ में आ गया होगा। और तीनों क्रम आते हैं तो अपना क्रम है 2 3 1 का। इज दैट क्लियर बेटा? अब आप लोग एक काम कीजिए, जब तक इसे देख लीजिए, है ना? अपनी कोई डायरी है उसमें नोट आप कर रहे हो तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, अब इसके बाद में मैं आपको एक हमारा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का एक रूप है इट, उसके यूज के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ही सी यू वी दे आई इनके सबके यूज आपको पहले से कंफर्म है, इसलिए मैं केवल इट के यूज के बारे में आपको बता रहा हूँ डिटेल से। वैसे भी अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि देखिए बेटा, ही जो होता है, सी जो होता है, आई जो होता है, वी जो होता है, इनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बेटा कि इसके जितने भी केस हैं, आई के कितने केस बताए थे मैंने? 4, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। वैसे ये मैंने सभी के 4 आपको केस बताए थे। जो मैंने आपको 4 केस बताए थे, उन चारों केसों का यूज उनके सब्जेक्टिव केस के संदर्भ में ही होता है। जैसे माई लगाना है तो आई के लिए ही लगाएंगे, ही के लिए नहीं लगा सकते। मी लगाएंगे तो मैं वाले अर्थ के लिए ही लगाएंगे, मैं, मुझे, मेरा, है ना? मेरा स्वयं का, मेरा खुद का, हम, हमें, हमारा, हमारा खुद का, हमारा स्वयं का,
वे, उन्हें, उनको, उनका खुद का, उनका स्वयं का। तो वो एक ही संदर्भ में यूज आता है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के संदर्भ में उनका यूज होता है। चलिए उसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल बता दूं मैं आपको कि आई का यूज, मी का यूज, माई का यूज, माई सेल्फ का यूज एक वचन फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज का यूज एक वचन बहुवचन फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इनका यूज किसके लिए होगा बेटा? एक वचन पुल्लिंग और थर्ड पर्सन के लिए होगा। थर्ड पर्सन के एक वचन स्त्रीलिंग के लिए किसका यूज होगा? सी, हर सेल्फ का। वैसे ही दे बहुवचन होता है और जो अपना थर्ड पर्सन बहुवचन है उसके लिए यूज होगा दे, दियर, देम सेल्वेज। ठीक है, इनका यूज होगा। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी कि पॉजेसिव केस लगभग सबके दो दो थे, माइन, आवर्स, योवर्स, हार्स, इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। इनके यूज के बारे में मैं आपको कल क्लियर कर गया था जाते जाते कि नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं भूल जाऊं या मुझे याद आए या नहीं आए, तो मैंने हल्का सा आप लोगों को क्लियर कर दिया था। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अंत में यदि कोई पॉजेसिव केस है और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा? सेकंड वाला पॉजेसिव केस लगाएंगे। जैसे यह मेरा है तो हम इसमें क्या बोलेंगे? इट इज़ माइन। यह तुम्हारा है, इट इज़ योवर्स। यह उसका है, इट इज़ हार्स, इट इज़ हिज। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि यह पुस्तक मेरी है, तो अब वहाँ पर पॉजेसिव केस मेरी है, वो किसके ऊपर अधिकार दिखा रही है बेटा? पुस्तक पर दिखा रही है, नाउन आया हुआ है, तो हम इसको कहाँ ले लेंगे? फर्स्ट वाले को ले लेंगे और उसके बाद में नाउन को रखेंगे। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। और यह पुस्तक मेरी है ये बोलना हो तो दिस बुक इज माइन। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं, यूज ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का उपयोग करते समय में क्या क्या सावधानी रखनी है? पहली चीज है बेटा इसमें लगभग सभी के दो दो पॉजेसिव केस होते हैं। पहला नियम, और वो है जैसे देखिए माई है और एक माइन है। ठीक है, दूसरे का देखें हम, आवर है, आवर्स है, योवर है, योवर्स है, दो दो है ना बेटा। दियर है और दियर्स है। हर, हार्स। ठीक है, और बाकी और नहीं है। इट का और हिज का तो एक ही रहता है ना, बाकी सबके लगभग दो दो हैं। मैंने पहले लिखा है लगभग सबके दो दो हैं, दो के नहीं है। किस किस के नहीं है बेटा? इट्स ए सिंगुलर रहता है, सिंगल ही रहता है, और हिज भी सिंगल ही रहता है। इनके दो पॉजेसिव केस नहीं है, बाकी सबके दो पॉजेसिव केस हैं। अब दो पॉजेसिव केस है तो दोनों में से कोई सा यूज थोड़ी कर सकते हैं, सबके अपने नियम है। तो नियम क्या है बेटा? यदि पॉजेसिव केस के बाद नाउन नहीं है तो यूज आएंगे। कौन कौन से यूज आएंगे बेटा? अगर नाउन नहीं है तो माइन यूज आएगा। उधर से कौन सा यूज आएगा बेटा?
आवर्स यूज आएगा, उसमें से कौन सा यूज आएगा बेटा, योवर्स यूज आएगा, इधर से कौन सा यूज आएगा बेटा, दियर्स यूज आएगा, है ना, और इसमें से हार्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कैसे यूज आएंगे बेटा ये, ठीक है। मैं लिखूं यहां पर, यह है पुस्तक मेरी है। मैंने क्या लिखा बेटा, यह पुस्तक मेरी है। आप देखिए यहाँ शब्द आया है मेरी, आया है ना, मेरा मेरी, हमारा हमारी, उसका उसकी, ठीक है, उनका उनकी, ये शब्द किसके हैं, पजेसिव केस के हैं। अब पजेसिव केस के, तो पजेसिव के बाद में मैंने कहा था नाउन है क्या, नहीं है ना, तो हम कौन सा यूज करेंगे, माइन। तो फिर हम पूरा सब्जेक्ट इसको बना लेंगे, ठीक है के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है पुस्तक इज का। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, दिस बुक, बना लिया पूरे को नाउन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, दिस बुक इज माइन। क्या लिख दिया बेटा मैंने, दिस बुक इज माइन। ऐसे ही लिखे हम, यह पुस्तक हमारी है, तो क्या बन जाता बेटा, दिस बुक इज आवर्स। यह पुस्तक तुम्हारी है, तो क्या लिखते बेटा, दिस बुक इज योवर्स। ऐसे ही लिखते कि यह पुस्तक उनकी है, तो क्या लिखते बेटा, दिस बुक इज दियर्स। आ गया ये वाला नियम समझ में, यह पुस्तक उसकी है, दिस बुक इज हर्स, ठीक है। अब तीसरा नियम जो है हमारा, मैं यहीं लिख देता हूं इसका, ताकि फिर इसके बाद में मैं इट के बारे में भी बता सकूं टाइम समाप्त होने से पहले, कोशिश रहेगी मेरी। तीसरा नियम क्या है, यदि पजेसिव केस के बाद नाउन हो तो फिर क्या नियम लग जाएगा बेटा, ये तीसरे नियम के लिए यहां लिख देता हूं मैं। तीसरे नियम के लिए यहां लिखा जा रहा है एग्जाम्पल, तीसरे नियम के लिए, कि यदि मान लीजिए कोई पजेसिव केस है और उसके बाद में नाउन आई है, तो हम क्या करेंगे, तब हमारे पास पजेसिव केस यूज होंगे कौन कौन से बेटा, माई, आवर, योवर, दियर, हर, हिज और इट। इस तरीके से यूज आ सकते हैं। तो इन दोनों का तो सेम ही यूज होना है हर जगह ही, तो इनके बारे में तो बात करें ही क्या, बात करनी है जिनके डबल हैं, जिनके पजेसिव केस हमारे डबल हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि इनके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे सेंटेंस में यही रख लेता हूँ, यह यहाँ मैंने लिखा यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी के बाद में कोई मैंने पजेसिव केस नाउन नहीं था, इसलिए हमने ये वाले पजेसिव केस यूज किए सेकेंड नंबर के। और अगर यही सेंटेंस इस तरीके से लिख दूँ, यह मेरी पुस्तक है, मैंने लिख दिया है बेटा यह मेरी पुस्तक है। अब आप लोग इसमें गौर से देखो कि यहाँ मेरी के बाद में कोई संज्ञा नहीं थी, संज्ञा तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी मैंने। अब यहाँ देखिए मेरी के बाद में संज्ञा है क्या, नाउन है क्या, कौन सी है, पुस्तक। पुस्तक नाउन है, कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन कोई सी भी हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं है, इसके बाद में नाउन है तो सही। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको सेंटेंस को बनाते समय ये वाला पजेसिव केस यूज करेंगे, ये वाले, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा मैं, दिस, ठीक है। अब भाई जब मेरे को लिखना है इसके बाद में, नाउन भी बाद में लिखा जाएगा, बाद में है तो नाउन कहाँ लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा। तो बाद में लिखेंगे तो क्या बचा, है के लिए क्या आएगा बेटा, इज, दिस इज। अब क्या लिखेंगे, माई बुक, दिस इज माई बुक। अगर आप लोग इसे गौर से समझो तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेंटेंस वही है, पुस्तक पर यहाँ भी अधिकार मेरा ही
यह पुस्तक जो है उस पर अधिकार यहाँ भी मेरा ही है, और यह पुस्तक जो है यहाँ पर अधिकार मेरा ही है। अधिकार किसी दूसरे का नहीं है, पुस्तक भी वही है और प्रेजेंट में ही है, लेकिन चेंज हो गया क्या, पॉजेसिव केस। आगे बात समझ में? यहाँ पर नहीं है ना नाउन, तो यहाँ पर ये जो है कहाँ आएगा बेटा, लास्ट में ही आएगा। पॉजेसिव केस कहाँ आएगा, अंत में। कहाँ आएगा, अंत में। मैं लिख देता हूँ, पॉजेसिव को यूज कहाँ करेंगे हम, अंत में। और जहाँ भी अंत में यूज कर रहे हैं वहाँ पर सेकंड नंबर का पॉजेसिव केस ही काम में आना है। यहाँ पर कहाँ काम में लेंगे बेटा पॉजेसिव केस को, नाउन से पहले। पॉजेसिव कहाँ आएगा बेटा, कहाँ आएगा, नाउन से पहले। इंग्लिश में, इंग्लिश का सेंटेंस जब प्रिपेयर करेंगे, हिंदी में तो वो बाद में होगा और इंग्लिश में उससे पहले, सॉरी हिंदी में बाद में नहीं होगा, हिंदी में भी पहले होगा और इंग्लिश में भी उससे पहले ही लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। दिस है बच्चा इज माई बुक। ऐसे में लिखता यह हमारी पुस्तक है, तो क्या लिखते बेटा, दिस इज आवर बुक। यह तुम्हारी पुस्तक है, दिस इज योर बुक। यह उनकी पुस्तक है, दिस इज देयर बुक। यह उसकी पुस्तक है, दिस इज हर बुक। तो इस तरीके से हमारे पॉजेसिव हो गए दोनों के यूज कि मान लीजिए नाउन नहीं आया है तो अंत में रखेंगे और सेकंड वाला पॉजेसिव रखेंगे, और अगर मान लीजिए पॉजेसिव जो हिंदी में है उसके बाद में नाउन आया है, तो पॉजेसिव को पहले लिखेंगे, नाउन अंत में रखेंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पॉजेसिव केस के दोनों के यूज हो गए, दोनों पॉजेसिव केस के। ठीक है बेटा, एक बार आप इसे गौर से देखिए, फिर मैं आपको इट के यूज बताता हूँ। अब देखिए बेटा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ इट, कि इट का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये भी पर्सनल प्रोनाउन का ही एक हिस्सा है, इसके लिए भी कुछ विशेष नियम होते हैं। यूज ऑफ इट, इट का उपयोग। सबसे पहला तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ज्ञात है ना, आज मैं टोटल नियम बताने वाला हूँ। अब से पहले आप लोगों को एक दो नियम ही बताकर मैं तो चलिए देखिए, सबसे पहला नियम है इसका कि इट का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा, निर्जीव वस्तुओं के लिए। ध्यान दें, इट का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। निर्जीव वस्तुएं पेन पेंसिल जिनमें जीव नहीं है, जान नहीं है, जीवित नहीं है, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का। जैसे मैं कहूँ यह एक टेबल है, मैंने सिंपल सा लिख दिया सेंटेंस। क्या लिखेंगे बेटा, इट इज़ ए टेबल। टेबल में क्या जान होती है, क्या टेबल में जान होती है, नहीं होते हैं, तो इट इज़ ए टेबल। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल क्या देंगे, एक से ही समझ गए होंगे ये तो आप, कि भाई जहाँ भी निर्जीव वस्तु दिख गई, क्योंकि टेबल है, टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, इट का प्रयोग कर देंगे। बिकॉज इट, टेबल क्या है, निर्जीव है, जीव थोड़ी है टेबल, सजीव है क्या टेबल, टेबल जीवित है क्या, नहीं है ना, तो हम किसका यूज करेंगे उसके लिए, इट का, है ना, उसकी तरफ इशारा करने के लिए। क्योंकि देखिए बेटा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आने वाला है।
देखिए इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है पशुओं के लिए। इट का यूज और कहाँ कर सकते हैं बेटा? पशुओं के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं, करते ही हैं, श्योर है। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, ये सब जानवर हैं, इनके लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा? इट का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यह ध्यान रखना है कि इनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज काउ, इट हैज 4 legs, यह गाय है, इसके 4 पैर होते हैं। किसका यूज हुआ बेटा? इट का हुआ ना। क्यों बेटा? क्योंकि गाय क्या है? जानवर है। तो जानवर कोई सा भी हो सकता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, कौवा, चिड़िया, तोता, मैना, मोर, ठीक है, कोई सा भी जानवर आपका हो सकता है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? इट का। तीसरा यूज है इसका बेटा, 5 वर्ष से छोटे बच्चे जिनका लिंग निर्धारण ना करना हो। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, माई बेबी इज नॉटी, मेरा बच्चा शरारती है, ये लिख दिया मैंने। अब आप मुझे ये बताएंगे बेटा कि बच्चा में वो बच्ची है कि बच्चा है? मैंने तो ये लिखा है मेरा बच्चा शरारती है, बेबी। अब बेबी तो हम छोटे बच्चे को दोनों को बोल देते हैं, लड़का छोटा हो उसको भी बेबी बोल देते हैं। आपका बेबी कैसा है पूछ लेते हैं ना अपन। अब वो बेबी में ये जरूरी थोड़ी है कि बेबी बोल दिया उसमें स्त्रीलिंग जैसा आ रहा है तो वो लड़की ही हो, आवश्यक नहीं है, वो लड़का भी हो सकता है। तो वहाँ लिंग निर्धारण करना नहीं चाह रहे हैं वो, है ना। तो उस कंडीशन में हमने किसका प्रयोग करना है? इट का प्रयोग करना है। मेरा बच्चा शरारती है, इट स्पॉइल्ड द बेडशीट, उसने बर्बाद कर दी या बिगाड़ दी क्या बेटा? बेडशीट, ठीक है। अब मैंने किसका प्रयोग किया? इट का प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया बेटा? किसने बिगाड़ दिया? आप लोग समझ गए होंगे, बेबी ने बिगाड़ दी। अब बेबी क्या है बेटा? 5 साल से छोटे बच्चे को ही तो बेबी कहते हैं। अब मेरे को कोई बेबी कहेगा क्या? आप सोचो, तुमको कोई बेबी कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना। तो फैक्ट सी बात है, बेबी कहते हैं 5 साल से छोटे बच्चे को, क्योंकि उसका लिंग निर्धारण नहीं करना होता है, इसलिए उसके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? इट का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा रूल है बेटा, जब कर्ता या सब्जेक्ट निश्चित ना हो मैं कहूँ बर्फबारी होती है। अब यहाँ कर्ता कौन है बेटा? क्योंकि क्रिया जो है वही अपने आप में कर्ता है, तो निश्चित नहीं हुआ ना। बर्फबारी होती है, कर्ता कौन है? कौन करता है बर्फबारी? पता है क्या? इस सेंटेंस में तो पता नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इट स्नोज, बर्फबारी होती है। अब ताहती है तो एस लगा दिया, इट स्नोज, ठीक है बेटा। यहाँ वर्षा होती है, कौन करता है? नहीं है ना पता, करता तो नहीं है ना। कौन से निकलता है? एक प्रश्न करते हैं हम कौन से, तो सब्जेक्ट निकल के आता है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं निकल रहा, कौन करता है? वर्षा कौन करता है? नहीं है पता, सेंटेंस में पता नहीं है। आप लोग भले ही अपनी तरफ से लगा लो कि भगवान इंद्र वर्षा करते हैं। कोई दूसरा जो साइंस से प्रभावित हो, इफेक्टेड हो, वो कह सकता है नहीं बादल वर्षा करते हैं।
मैंने सेंटेंस में थोड़ी बोला है, सेंटेंस में मैंने केवल कितना बोला है, वर्षा होती है या यहाँ वर्षा होती है। तो इट रेन्स हियर, इट रेन्स हियर। ठीक है बेटा, आगे ना बात समझ में। ठंड है, मैंने बोल दिया ठंड है या आज ठंड है, आज ठंड है। अब बताओ इसमें करता कौन है, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड टुडे। ठीक है बेटा, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्ता आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम कर्ता को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, इट का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने आपको करके दिखाया है। अगला नियम है समय बताने के लिए। अगर आपको घड़ी का समय बताना है किसी को, आपसे किसी ने पूछ लिया टाइम क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम, या व्हाट्स अबाउट द टाइम, इस तरीके से कोई आपने आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो आप क्या बताओगे, 10 बज गए, या हम कहेंगे 10 बजे हैं। क्या कहेंगे बेटा, 10 बजे हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे लिखें हम, आप लोगों को देखिए, कोई अदर टीचर बताए वो इस तरीके से बता सकता है, इट वाले यूज कोई बताएगा और एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे देगा कि या भाई इसको इस स्ट्रक्चर से बनाओ। स्ट्रक्चर नहीं है, वो यूज है, इट का यूज करने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे बेटा, है के लिए तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज कर देंगे, इट का यूज कर देंगे, है के लिए क्या लगा देंगे, इज। अब 10 बजे को क्या बोलते हैं, 10 o'clock, 10 o'clock। 12 बजे हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, इट इज़ 12 o'clock। सुबह के 12 बजे हैं, सॉरी 10 बजे हैं, इट इज़ 10 AM। दोपहर के 3 बजे हैं या शाम के 4 बजे हैं, इट इज़ 4 PM। आगे बात समझ में। AM और PM के बारे में आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म पता होगी। AM की फुल फॉर्म अंत्य मेरिडियन और PM की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियन। अंत्य मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन होती है। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से 5 नियम आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इसे, जल्दी से मिटाऊंगा नहीं क्योंकि हो सकता है अक्षर बारीक हो और आपको नोट करने में टाइम लग जाए। छठा नियम देखिए बेटा इसका, किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन जो है उसको यदि महत्व देना हो, इम्पोर्टेंस दिखानी हो उसकी, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यह तुम हो जो इसे हल कर सकते हो। मान लीजिए कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, अब हम इसमें इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं बेटा, तुमको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना। कैसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी भाषा में अपन कहें उसको तो क्या कहेंगे कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति वो हो जो इस समस्या को हल कर सकते हो। इसका मतलब उसे इम्पोर्टेंस दी ना हमने, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, यह तुम हो, इट से स्टार्ट करेंगे, इट इज यू। क्या लिखेंगे इसको, यह तुम हो को क्या लिखेंगे फिर, इट इज यू। दिस इज यू नहीं, बल्कि क्या लिखेंगे इसको हम, इट इज यू, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस देनी है। कौन से प्रोनाउन को दे रहे हैं, तुमको। हम इससे आगे ये भी कह सकते थे, ये राम ही है, यह राम ही है जो इसे हल कर सकता है, तो हम क्या लिखते हैं, इट इज राम। आगे बात समझ में, यह तुम ही हो जो इसे हल कर सकते हो, तो उसे इंपॉर्टेंस दी कि नहीं दी हमने, तो इट इज यू हु कैन सॉल्व इट।
इट इज़ यू हु कैन सॉल्व इट, इट इज़ राम हु कैन सॉल्व इट, इट इज़ राम हु कैन टीच मी, ये केवल राम ही है जो मुझे पढ़ा सकता है, ठीक है। इट इज़ माई टीचर हु कैन टीच मी, मेरे अध्यापक ही हैं जो मुझे पढ़ा सकते हैं और कोई नहीं। इसका मतलब हम उनको क्या दे रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का। इज दैट क्लियर बेटा। सातवां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इसको यूज किया जाता है। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला रूल। तो कि जैसे हमने लिखा यह कितना सुंदर फूल है, क्या लिखा बेटा मैंने, यह कितना सुंदर फूल है। तो क्या लिखेंगे बेटा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, तो ये हो गया इट इज। किसका यूज किया मैंने यहाँ पर, इट का। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। ये वाला नियम आपको लोगों को ध्यान में नहीं भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ड्स के बाद में सेंटेंस का नंबर आएगा, तब सारे सेंटेंस बताएंगे, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब आप लोगों को वहाँ पर और ज़्यादा डीपली गहराई से इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी के नियम मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और बाकी की चीज़ें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।